Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm again here with you all. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा कि क्या होता है. एक्चुअली हम फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम प्रोसेसिंग लॉजिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसके अलावा जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक्चुअली एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है जिसमें डिफरेंट साइट्स पे डेटाबेस के चंक्स से पड़े होते हैं. और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो कुछ और है और इंटीग्रेशन कुछ और है. इंटीग्रेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, जबकि सेंट्रलाइजेशन में डेटा जो सब आपका सेंट्रलाइज्ड होता है. फिर हमने डायग्राम्स की मदद से देखा कि किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन में डेटा किसी एक ही साइट पे मौजूद होता है और सारी की सारी साइट्स उसको एक्सेस कर रही होती हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा है वो हर साइट के ऊपर उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो सा वो पड़ा होता है जिसको वो एक्सेस कर रहा होता है. और एक टर्म हमने उसमें स्टडी की इंटररिलेटेड, लॉजिकली इंटररिलेटेड, और एक टर्म हमने स्टडी की डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नेटवर्क. यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिए ये ज़रूरी है कि वो लॉजिकली इंटररिलेटेड हो और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नेटवर्क हो. तो लेट्स स्टार्ट. आज हमारा सेकंड जो लेक्चर है इसको हम देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. लॉजिकली रिलेटेड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स दैट द एप्लीकेशंस व्यू डेटा एज एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस इंडिपेंडेंटली ऑफ डेटा फिजिकली प्लेसमेंट. जो डेटा की फिजिकल प्लेसमेंट है उससे हट के ये चीज़ है. यानी फिजिकली डेटा में भी आपका कहीं पे भी पड़ा हो लेकिन लॉजिकली वो इंटररिलेटेड है. यानी फिजिकली डेटा आपका फॉर एग्जांपल कराची में पड़ा है, लाहौर में पड़ा है, इस्लामाबाद में पड़ा है, लेकिन लॉजिकली उसका आपस में रिलेशन है, वो इंटर रिलेटेड है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है. जो कराची वाला डेटा है वो इंटररिलेटेड टू लाहौर, लाहौर वाला डेटा इंटररिलेटेड टू फैसलाबाद, एंड सेम लाइक फैसलाबाद डेटा इज इंटररिलेटेड टू लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद. तो लॉजिक उसकी ये बनाई गई कि डेटा को इंटरलेट कर दिया गया. उसकी फिजिकल जो प्लेसमेंट है वो कहीं भी हो सकती है, डेटा कहीं भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकली वो आपस में इंटररिलेटेड है. जैसे यहाँ आप देखें कि दरमियान में हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस है. ये ऐप्स हैं जो उसको यूज़ कर रही हैं. क्यूरी है जिसमें एसक्यूएल यूज़ होगी, जैसे आप लास्ट टाइम देख चुके हैं. ये सारा इसका लॉजिकल व्यू है और इसमें R1, R2, R3, R4, R5 ये रिक्वेस्ट हैं जिसमें डेटाबेस की तरफ रिक्वेस्ट आ रही हैं. तो ऐप जो सी वो क्यूरी के थ्रू लॉजिकल डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेंगी और लॉजिकल डेटाबेस देखेगी कि ये रिक्वेस्ट कौन से जो डेटाबेस पार्ट से क्लियर होनी है. ये लाहौर से क्लियर होनी है, या इस्लामाबाद से क्लियर होनी है, या ये कराची से क्लियर होनी है. और ये आपके कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 फिजिकल प्लेसमेंट जो सी वो बनती है. फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मुराद है? द डेटाबेस डेटा इज प्लेस्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑफ ए नेटवर्क, लोकल और वाइड एरिया. यानी ये वाइड एरिया भी हो सकता है जिसकी एग्जांपल इंटरनेट है, और ये लोकली तौर पे भी मौजूद हो सकता है. इसी तरीके से R1, R2, R3, R4 और R5. और ये कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है. ये उसकी फिजिकल प्लेसमेंट है. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड शेयर डेटा, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है. ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड शेयर डेटा. Second characteristic is the data is split into fragments. Third, fragments may be replicated. यानी जो नंबर 1 तो लॉजिकली रिलेटेड डेटा है, फिर मे बी डेटा फ्रैगमेंट्स की शक्ल में पड़ा है, और फ्रैगमेंट्स में भी रेप्लिकेटेड. ये तीनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करें कि डेटा आपका नंबर 1 तो लॉजिकली वो इंटररिलेटेड पड़ा है. यानी डेटा लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद जहाँ जहाँ पड़ा है उसका आपस में इंटर रिलेशन बना हुआ है, लॉजिकली वो इंटररिलेटेड है. नंबर 2, वो फ्रैगमेंट्स की शक्ल में हो सकता है. यानी कराची में जो डेटा मौजूद है मे बी लाहौर में वो डेटा मौजूद नहीं है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा मौजूद है. फैसलाबाद में जो डेटा मौजूद है वो कराची में मौजूद नहीं है, शायद उसका कुछ हिस्सा मौजूद हो या वो बिल्कुल मौजूद ना हो. और इसके अलावा जो फ्रैगमेंट्स हैं वो रेप्लिकेटेड है.
यानी जो फ्रेगमेंट्स ये पार्ट्स हैं, जो फैसलाबाद वाला फ्रेगमेंट है वो लाहौर में भी मौजूद है, वो कराची में मौजूद है, कराची वाला पेशावर में भी ये फ्रेगमेंटेड जो पार्ट्स हैं ये रेप्लिकेटेड भी हैं। रेप्लिकेटेड मीन कि उनकी कॉपीज मौजूद हैं डिफरेंट साइट्स पे। यानी ए साइट के ऊपर जो फ्रेगमेंट पड़ा है उसकी कॉपी बी साइट के ऊपर भी है, सी साइट के ऊपर भी पड़ी है, जैसे लाहौर और कराची। यानी तीन चीजें हमने पढ़ी, नंबर 1 लॉजिकली इंटरलेटेड, नंबर 2 फ्रेगमेंटेड एंड नंबर 3 फ्रेगमेंट्स आर फर्दर मे बी रेप्लिकेटेड। यानी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉसिबल है कि वो रेप्लिकेटेड हों, उनकी कॉपीज डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ी हों। फ्रेगमेंट्स replicas are allocated to sites. The sites are linked by a communication network. ये भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क जो सा वो बनाना पड़ता है ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल सके। The data at each site is under the control of DBMS. जिस तरीके से डेटाबेस में सिंपल डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी DBMS होता है। The DBMS at each site can handle local applications. Each DBMS participates in at least one global application. तो ये जहन में रखें कि हर साइट के ऊपर जो डेटाबेस चल रही है वो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटेड हमने डेटाबेस कहा। और हर फ्रेगमेंटेड पार्ट जो सा है उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS की ज़रूरत है। यानी लोकली तौर पे कराची में भी DBMS यूज़ हो रहा है जो फ्रेगमेंट के डेटा को एक्सेस कर रहा है, लाहौर में भी DBMS यूज़ हो रहा है जो लाहौर के फ्रेगमेंट को एक्सेस कर रहा है, और फैसलाबाद में भी DBMS यूज़ हो रहा है जो फैसलाबाद के फ्रेगमेंट को एक्सेस कर रहा है। तो इसको अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल ये अगर हम लाहौर की एग्जांपल ले लें, ये लाहौर साइट है, ये फैसलाबाद साइट है, और ये सपोज कराची साइट है, और ये सपोज इस्लामाबाद साइट है। अब लाहौर साइट जो सी है इसके ऊपर डेटाबेस का पार्ट 1 पड़ा है और डेटाबेस का पार्ट 2 पड़ा है। फैसलाबाद पे डेटाबेस का पार्ट 1 पड़ा है, डेटाबेस का पार्ट 3 पड़ा है, और कराची में डेटाबेस का पार्ट 1 पड़ा है, डेटाबेस का पार्ट 4 पड़ा है, इस्लामाबाद में डेटाबेस पार्ट 1 और डेटाबेस पार्ट 5 पड़ा है। अब ये जो डेटाबेस का पार्ट 1 यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, इसको हमने कहा कि ये जो आपके पास सूरत हाल है ना, जो सभी जगह पे पार्ट पड़ा है, ये इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ये है रेप्लिकेशन। और ये जो क्योंकि ये पार्ट्स पड़े हैं, एक पार्ट यहाँ पे पड़ा, एक पार्ट यहाँ पे पड़ा, एक पार्ट यहाँ पे पड़ा, एक पड़ा ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये जो पार्ट्स हैं जो जैसे D1 है या D2 है या D3 है फॉर एग्जांपल, या D4 है, ये क्या है? ये है फ्रेगमेंट्स। ये है फ्रेगमेंट्स, ये है फ्रेगमेंट्स। यानी डिफरेंट साइट्स पे फ्रेगमेंट्स पड़े हैं और फ्रेगमेंट्स भी रेप्लिकेटेड हैं। हर साइट के ऊपर में भी जो D2 है, डेटाबेस का पार्ट 2 है, एक हिस्सा है, वो यहाँ पे भी मौजूद हो। यानी यहाँ पे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे भी फ्रेगमेंट जो सा वो मौजूद हो, D2 पार्ट यहाँ पे भी मौजूद हो, ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो डेटाबेस के पार्ट्स हैं या फ्रेगमेंट्स हैं वो सारी साइट्स पे पड़े हैं, और क्योंकि सेम पार्ट हर साइट पे पड़ा है इसलिए हम इसको कहेंगे रेप्लिकेशन। इसको हम कहेंगे रेप्लिका या कॉपी या रेप्लिकेशन। और क्योंकि ये पार्ट्स हैं इसलिए हम इसको कहेंगे फ्रेगमेंट्स, कि ये फ्रेगमेंट्स हैं, यानी इंटररिलेटेड है। इसके अलावा फ्रेगमेंट्स हैं और फ्रेगमेंट्स फर्दर रेप्लिकेटेड है, यानी इंटररिलेटेड, फ्रेगमेंटेड एंड रेप्लिकेटेड। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि तीन चीज़ें हमने पढ़ी, नंबर 1 इंटर रिलेटेड, नंबर 2
शाबाश, फ्रेगमेंटेड, एंड नंबर 3 रेप्लिकेटेड। तीन चीजें हमने यहां पे स्टडी की। फ्रेगमेंट्स रेप्लिकास आर allocated to sites. The sites are linked by a communication network. अभी मैंने जो डायग्राम में आपको बताया कि अब जितनी ये सारी की सारी साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल साइट 1, साइट 2, S2 कह लेते हैं, S1, साइट 3 और साइट 4, ये आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क से, मे बी ये लोकल एरिया नेटवर्क है या मे बी ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी एग्जांपल इंटरनेट है, इनके थ्रू ये सारी की सारी साइट्स आपस में कनेक्टेड है। यानी ये सारी साइट्स आपस में कनेक्टेड है और हर साइट के ऊपर फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, और ये फ्रेगमेंट क्योंकि F1 यहाँ भी मौजूद है इसलिए ये रेप्लिकेटेड है और लॉजिकली इंटरलेटेड है, क्योंकि देखें इस नेटवर्क के थ्रू ये इंटरलेटेड है, लॉजिक इसकी बन रही है, ये इंटरलेटेड है। हर साइट का अपना DBMS है, यहाँ पे भी DBMS है और यहाँ पे भी DBMS चल रहा है और यहाँ पे भी DBMS चल रहा है। यानी हर साइट का अपना DBMS, दरमियान में कम्युनिकेशन नेटवर्क जो लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करेगा। हर साइट के ऊपर फ्रेगमेंट्स, और मे बी किसी साइट के ऊपर 5 फ्रेगमेंट पड़े हैं, किसी के ऊपर 3, किसी के ऊपर 2, किसी के ऊपर 7, और क्योंकि ये सेम फ्रेगमेंट जो साइट 3 पे है वो यहाँ भी मौजूद है, इसलिए ये इसको हम कहेंगे कि ये रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। DBMS प्रोस कॉन्स की अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो मैनेजमेंट सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये बड़ा अहम है कि फॉर एग्जांपल लीवर ब्रदर या बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने सेम स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकती हैं अक्रॉस दी कंट्री, अक्रॉस दी ग्लोब। शेयरबिलिटी और लोकल ऑटोनॉमी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक्स, यानी खर्चा आपका कम होता है बजाय इसके कि आप हर जगह पे डेटाबेस जो सी वो रखें। मॉड्यूलर ग्रोथ है, किसी एक साइट पे अगर फॉर एग्जांपल ग्रोथ हुई तो दूसरी साइट पे ऑटोमेटिकली वो फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। डिसएडवांटेजेस में कम्प्लेक्सिटी है कि आपको एक बड़ा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बिछाना पड़ता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिक्योरिटी बढ़ेगी क्योंकि ये अक्रॉस द ग्लोब है, अक्रॉस द कंट्री है, तो इसलिए पासवर्ड वगैरह सिक्योरिटी डेटा जो सा वो जब ट्रांसमिट होगा तो रास्ते में हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटीग्रिटी कंट्रोल मोर डिफिकल्ट है, और इसके अलावा लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, हर जो सेगमेंट है, हर जो साइट है वो अपने स्टैंडर्ड्स बना रही है, और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी एक चीज़ है कि अब हर साइट के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत जो सी वो पड़ेगी। इम्प्लिसिट assumptions में डेटा स्टोर्ड एट नंबर ऑफ साइट्स, ईच साइट लॉजिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेसर, processors at different sites are interconnected by a computer network, not a multi-processor system। यानी वो जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है वो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ डेटाबेस नॉट अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ये चीज़ ध्यान में रखें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ डेटाबेस नॉट अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। डेटा लॉजिकली रिलेटेड एज एग्जिबिटेड इन द यूजर्स एक्सेस पैटर्न्स। रिलेशनल डेटा मॉडल्स इसमें इम्प्लीमेंट होंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ full-fledged database management system, not remote file system, not a transaction processing system या TP। डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स की बात करें तो localized data इसमें आएगा। This design alternative keeps all data logically belonging to a given DBMS at one site, usually the site where the controlling DBMS runs। This design alternatives is sometimes called not distributed। तो जब वो लॉजिकली लोकली पड़ा है तो और DBMS उसको यूज कर रहा है तो हम उसको फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में डेटाबेस इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एनी ऑफ इट्स टेबल्स और आर स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स, वन और मोर ऑफ इट्स टेबल्स आर रेप्लिकेटेड एंड देयर कॉपीज आर स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डिफरेंट साइट्स के ऊपर टेबल्स पड़े हैं और उनकी कॉपीज भी मौजूद हैं, यानी रेप्लिकेशंस भी मौजूद हैं,
तो हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। वन और मोर ऑफ इट्स टेबल्स आर फ्रेगमेंटेड, यानी पॉसिबल है कि टेबल 1 का एक हिस्सा साइड 2 पे भी पड़ा हो, वो रेप्लिकेशन हो गई, और क्योंकि कुछ हिस्सा पड़ा है इसलिए वो फ्रेगमेंटेशन है। एंड द फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स and so on. In general, a database is distributed if not all of its data is localized at a single site. डेटा डिलीवरी अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस डेटा आर डिलीवर्ड फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर स्टोर्ड टू वेयर द क्यूरी इज पास्ड। यानी ये चीज़ दोबारा अंडरस्टैंड करें आप कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस डेटा आर डिलीवर्ड फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर स्टोर्ड टू वेयर द क्यूरी इज पास्ड। यानी अगर लाहौर से रिक्वेस्ट आई है तो डेटा फैसलाबाद में स्टोर था तो फैसलाबाद से डिलीवर होगा। वी कैरेक्टराइज द डेटा डिलीवरी अल्टरनेटिव्स अलोंग 3 orthogonal dimensions: delivery modes, frequency and communication method. The combination of alternative along each of these dimensions provide a rich design space. तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि डिलीवरी मोड, कम्युनिकेशन चैनल और कितनी दफ़ा वो डेटा एक्सेस हो रहा है ये डिसाइड करेगा कि उस डेटा के फ्रेगमेंट कहाँ कहाँ होने चाहिए। The alternative delivery modes are pull only, push only and hybrid। यानी या तो सिर्फ डेटा लिया जाएगा या भेजा जाएगा, या ये दोनों हो सकता है, लिया भी गया और भेजा भी गया। In the pull only mode of data delivery, the transfer data from one server to client is initiated by a client pull. When a client request is received at a server, the server responds by locating the requested information. और डेटा डिलीवरी अल्टरनेटिव्स में, डिलीवरी मोड्स में पुल ओनली, पुश ओनली, हाइब्रिड, ये 3 मोड्स हो सकते हैं डेटा डिलीवरी के। फ्रीक्वेंसी में पीरियडिक हो सकता है, यानी बार बार डेटा एक्सेस हो। कंडीशनल हो सकता है, खास टाइम पे एक्सेस हो। एडहॉक और इरेगुलर, और बाद दफ़ा ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी डेटा एक्सेस होगा। कम्युनिकेशन मेथड्स में यूनिकास्ट हो सकता है, एक ही साइट पे ट्रांसमिशन होगी। 1 to many हो सकता है, एक साइट से बहुत सी साइट्स को ट्रांसमिशन। और नॉट ऑल कॉम्बिनेशन मेक सेंस, ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये पॉसिबल नहीं कि एक साइट से भी हो और सभी साइट्स से भी हो। The main characteristic of pull-based delivery is that the arrival of new data items are updated to existing data items are carried out at its servers without notification to clients unless client explicitly poll the server। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो डेटा नया आएगा वो क्लाइंट की मदाखलत के बगैर वो सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। Also in pull-based mode, servers must be interrupted continuously to deal with requests from clients. Furthermore, the information that clients can obtain from a server is limited to when and what clients know to ask for. Conventional DBMS offer primarily pull-based data delivery। तो जो DBMS ट्रेडिशनल DBMS हैं ये pull-based data delivery को यूज़ करते हैं। In the push-only mode of data delivery, the transfer of data from server to client is initiated by a server push in the absence of any specific request from client. And same like the main difficulty of the push-based approach is in deciding which data would be a common interest and when to send them to clients. Alternatives are periodic, irregular और conditional, ये 3 हमने approaches जो सी वो देखी। Thus the usefulness of server push depends heavily upon the accuracy of a server to predict the need of client। तो जो आपका ये सिस्टम है पुश, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की ज़रूरत क्या है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि यूट्यूब देखती है कि पाकिस्तान के लोग कौन कौन सी साइट्स को देखते हैं, तो उनके सर्वर्स वो डेटा हमारी तरफ पुश करेंगे जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है। इन पुश बेस्ड मोड सर्वर्स disseminate information to either an unbounded set of clients, random broadcast हो सकती है, यानी कभी किसी को भेज दिया कभी किसी को डेटा भेज दिया। who can listen to a medium or selection set of clients, multicast हो सकती है, who belong to some categories of recipients that may receive the data, यानी या तो random cast broadcast होगा या multicast होगा। दी हाइब्रिड मोड जो तीसरा हमने मोड पढ़ा, पुश एंड पुल के अलावा हमने हाइब्रिड पढ़ा।
The hybrid mode of data delivery combines the client pull and server push mechanism. यानी इसमें पुल एंड पुश जो से वो दोनों सिस्टम जो से वो कंबाइन हो जाएंगे। इस तरह the intervals can be defined by system defaults or by client using their profiles. Both pull and push can be performed in periodic fashion. यानी पुश एंड पुल पीरियडिक फैशन में परफॉर्म हो सकते हैं। ये जो लेक्चर है इसकी स्लाइड्स में आपको सेंड कर दूंगा, ये बार बार आप इसको स्टडी करें और समझने की कोशिश करें। पीरियडिक डिलीवरी इज कैरिड आउट ऑन अ रेगुलर एंड प्री स्पेसिफाइड रिपीटिंग स्केड्यूल। A client request for IBM stock price every week is an example of periodic pull. यानी periodic pull वो होगा जब बार बार किसी खास वक्फे के बाद डेली या वीकली या मंथली डेटा एक्सेस हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे periodic pull. An example of periodic push is when an application can send out stock price listing on a regular basis, say every morning. यानी डेली अगर आप जैसे वेदर फोरकास्ट है वो रोजाना अपडेट होती है तो वो पीरियडिक पुश होगी। यानी आपके मोबाइल पे जो रोजाना मौसम का हाल आता है वो पीरियडिक पुश है। इन कंडीशनल डिलीवरी डेटा आर सेंट फ्रॉम सर्वर्स व्हेनेवर सर्टेन कंडीशन इंस्टॉल्ड बाय क्लाइंट इन देयर प्रोफाइल आर सेटिस्फाइड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि फैसलाबाद का वेदर दिखाओ, तो डेली आपको कंडीशनल डिलीवरी होती है फैसलाबाद के वेदर की, किसी और शहर का वेदर आपको नहीं आता। सर्टेन कंडीशंस कैन बी एज सिंपल एज गिवन टाइम स्पैन और एज कॉम्प्लिकेटेड एज इवेंट कंडीशन एक्शन रूल्स वगैरह पे ये मुश्तमिल हो सकती हैं। कंडीशनल डिलीवरी इज मोस्टली यूज इन द हाइब्रिड और पुश ओनली डिलीवरी सिस्टम्स। इसी तरीके से यूजिंग कंडीशनल पुश डेटा आर सेंट आउट अकॉर्डिंग टू अ प्री स्पेसिफाइड कंडीशन रादर देन एनी पर्टिकुलर रिपीटिंग स्केड्यूल। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एंड्रॉयड फोन पे आप फैसलाबाद सिटी सेट कर लेते हैं और आपको डेटा जो सा वो पुश किया जाता है आपकी तरफ। An application that send out stock prices only when they change is an example of conditional push. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे ही चेंज होगी स्टॉक प्राइसेस में तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आपको अलर्ट्स आते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, तो वो कंडीशनल पुश है। An application that sends out a balance statement only when the total balance is 5% less below the predefined balance is an example of hybrid conditional push. यानी जो आपको आता है जो आपका मोबलिंग का बैलेंस 100 रुपये से कम है तो रिचार्ज करें, वो क्या है? हाइब्रिड कंडीशनल पुश है। और इसी तरीके से कंडीशनल पुश assume that changes are critical to the clients and that clients are always listening and need to respond to what is being sent. Hybrid conditional push further assume that missing some updates information is not crucial to the client. तो ये कुछ बातें इसमें हमने देखी। इसके अलावा जो एडहॉक डिलीवरी की बात थी, एडहॉक डिलीवरी इज इरेगुलर एंड इज परफॉर्म मोस्टली इन अ प्योर पुल बेस्ड सिस्टम। तो ये क्योंकि कभी कभी होना होता है तो इसलिए ये प्योर पुल बेस्ड सिस्टम है। डेटा आर पुल्ड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट इन एन एडहॉक फैशन व्हेनेवर क्लाइंट रिक्वेस्ट। इट कंट्रास्ट पीरियडिक पुल के मुताबिक आप इसको देखें तो इन कंट्रास्ट पीरियडिक पुल अराइजेस व्हेन ए क्लाइंट यूजेस polling to obtain data from server based on a regular periodic schedule। तो जो एडहॉक है इसमें ऑन रिक्वेस्ट होगा और जो आपका पीरियडिक है उसमें एक खास वक्फे के बाद आपकी तरफ डेटा ऑटोमेटिकली आएगा। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द डिजाइन स्पेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी अल्टरनेटिव इज द कम्युनिकेशन मेथड। These methods determine the various ways in which servers and clients communicate for delivering information to clients. The alternatives are unicast and one to many। ये दो तरीके हमने पढ़े कि डेटा जो सा वो डिलीवर कैसे होता है, यूनिकास्ट या वन टू मैनी। In unicast, the communication from a server to a client is one to one. The server sends data to one client using a particular delivery mode with some frequency। ये unicast हो गया। और in one to many, as the name implies, the server sends data to a number of clients, one to many। Note that we are not referring here to a specific protocol. One to many communication may use a multicast or broadcast protocol। मल्टीकास्ट बहुत से लोगों को और ब्रॉडकास्ट में इनके ओपन जो चाहे उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर कंक्लूड होता है। इसको रिपीट कर सकते हैं आप, रिमाइंड करें, रिवर्स करें और अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें। इस तरह अगर आपके जहन में
कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं। इन द मीनवाइल, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।